Now these were our 4 assumptions. So let's look at the aggregate demand, aggregate supply approach now. So what is this approach? According to Keynesian theory, the equilibrium level of income in an economy is determined when aggregate demand represented by C plus I curve is equal to the total output or aggregate supply in the economy. So इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कीन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई. एंड इस एनालिसिस में हमने क्या लिया? हमने 2 सेक्टर मॉडल लिया है. इसके वजह से आर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus I and this is equal to aggregate supply. So ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई थ्रू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. नाउ let's represent our equilibrium condition diagrammatically as well. So what we have studied in our previous video is aggregate demand is equal to C plus I, and we have seen in our assumption that investment is autonomous, which means that it is not influenced by the level of income. ठीक है? And जो हमारा consumption है, consumption is a function of income. एंड कंजम्पशन और इनकम के बीच का क्या रिलेशनशिप था कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे सी ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट, तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड. दूसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू सी प्लस एस. अब यही दोनों रिलेशंस के बेसिस पे हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड वाई एक्सिस पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. नाउ इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न दैट आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व looks something like this, which means it makes an 45-degree angle with both the axes. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है. तो ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एग्रीगेट डिमांड. नाउ एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज अ पॉजिटिव स्लोपिंग, मतलब इनकम बढ़ रहा है और हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा, वो हम कंडीशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम की. ठीक है, तो इस कर्व में ये वाला पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड देयरफॉर दिस इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन. एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ coming on to observations. What do we observe from the diagram? The economy is in equilibrium at point E, where C plus I curve intersects the 45-degree line. Now, what is a C plus I curve? C plus I curve is a aggregate demand curve. And what is a 45-degree line? 45-degree line is a aggregate supply. So, in our diagram, AD and AS curve intersect at point E, and this is what is our equilibrium point. Coming on to next observation. E is the equilibrium point because at this point the level of desired spending on consumption and investment
exactly equals the level of total output. तो इस पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा, जितना भी एक इकोनॉमी में हाउसहोल्ड और फर्म्स प्लान करते हैं बाय करने का गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जितना भी अमाउंट इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है, दैट इज द प्लान्ड आउटपुट. सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड आउटपुट आर इक्वल. इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में देयर विल बी नो अनवांटेड स्टॉक. इसका मतलब यह है कि जितना भी आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा के सारा सेल हो रहा है, एंड इसीलिए प्रोड्यूसर्स के पास कोई अनवांटेड स्टॉक्स नहीं है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, OY is the equilibrium level of output corresponding to point E. अब इस पॉइंट पे let's say this is point Y and this is O. So OY is the equilibrium level of income and output. Equilibrium level of output. So what is our OY? OY is the equilibrium level of output. Coming on to last observation. Now, a very important topic. Effective demand. Effective demand refers to that level of aggregate demand which becomes effective because it is equal to AS. इसे हम effective क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो level of AD हमारे AS से equal है, and इसी के वजह से हम उसे बोलते हैं effective demand. Now, before understanding our two cases, let's first understand what is our deviation from the equilibrium level. अब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम लेवल से डिविएट होगा. जब इक्विलिब्रियम लेवल से डिविएशन होगा तो दो चीजें होगी. हो सकता है हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, या हो सकता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, राइट. तो इन दोनों केसेस में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिविएशन होगा. लेकिन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज, इवन इफ अगर डिविएशन होता है, मतलब या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक रीएडजस्टमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. सो द इकोनॉमी ट्राइज टू रीएडजस्ट. अब रीएडजस्टमेंट के बाद क्या हो जाएगा, रीएडजस्टमेंट प्रोसेस ऐसा होगा कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल हो जाएगा, इवन इफ ये दोनों कंडीशंस है. तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने की कोशिश करेगी. सो लेट्स लुक एट बोथ द कंडीशन वन बाय वन. नाउ सबसे पहला कंडीशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो आवर ED इज ग्रेटर देन ES. इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है इकोनॉमी में वो सप्लाई से ज्यादा है. अब डिमांड इकोनॉमी में सप्लाई से ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है हमारे डिमांड को मीट करने के लिए. मतलब टोटल आउटपुट कम है और हमारा डिमांड ज्यादा है. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रोड्यूसर्स के पास जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा के सारा सेल हो रहा है. मतलब उसके पास अब स्टॉक नहीं है आउटपुट का. तो अब जब उसके पास स्टॉक नहीं है आउटपुट का, वो क्या करेगा, अब क्योंकि डिमांड इकोनॉमी में सप्लाई से ज्यादा है तो इस केस में प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है. तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, प्रोड्यूसर्स ये डिमांड को मीट करने के लिए अब प्रोडक्शन स्टार्ट करता है. एंड वो प्रोडक्शन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि हमारा सप्लाई जो है इट इज लेस देन अ
डिमांड। तो अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। सो अब प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीजेस सो आवर आउटपुट इंक्रीजेस। तो अब हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। अब जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो कम था अब वो बढ़ रहा है, एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर आवर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो रीएडजस्ट हो रहा है टू बिकम इक्वल टू आवर एग्रीगेट डिमांड, एंड इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो अचीव होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, even when the aggregate demand is more than aggregate supply, our equilibrium condition is achieved through this readjustment process. अब coming on to next case 2, when aggregate demand is less than aggregate supply. इस केस में क्या होता है, अब इसका क्या मतलब होता है, that our aggregate demand is less than aggregate supply in the economy. मतलब इकोनॉमी में हमारा जो सप्लाई है वो हमारे डिमांड से ज्यादा है। मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स हमारे हैं वो जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे इकोनॉमी के अंदर वो डिमांड से ज्यादा है। तो डिमांड उतनी नहीं है लेकिन हमारा आउटपुट ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास अब अनवांटेड स्टॉक रहेगा। क्योंकि सारा जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से अब हमारा अनवांटेड स्टॉक इकोनॉमी के अंदर होगा। एंड जब ये होता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, प्रोड्यूसर्स अब प्रोडक्शन कम कर देता है। अब जब प्रोडक्शन कम होता है तो हमारा आउटपुट कम हो जाता है। एंड क्योंकि हमारा आउटपुट अब कम हो जाता है इसका मतलब है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो एग्रीगेट डिमांड से पहले ज्यादा था अब क्या हो जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स एंड it becomes equal to our aggregate demand in the economy, and again our equilibrium condition is achieved. तो इस केस में अनवांटेड स्टॉक होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है एंड एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है। सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इवन इफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होता है दोनों केसेस में through readjustment process. So in this video we have studied about aggregate demand aggregate supply approach. In our next video we are going to study about saving investment approach. If you have any queries you can write us at academics@ecoholics.in. Thank you.